बीते सप्ताह शेयर बाजार में एक दायरे के अंदर का कारोबार रहा। हालांकि उससे पहले एक जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था वो इस हफ्ते ज़रूर कुछ थमता हुआ नज़र आया। और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने 1% से कुछ ज़्यादा की बढ़त हासिल की। तो अब सवाल ये कि क्या जो इससे पिछले हफ्ते में गिरावट शुरू हुई थी वो गिरावट अब थम गई है? क्या बाज़ार वापस संभलने का सिलसिला शुरू करेगा या फिर अभी ये गिरावट और बाकी है? किन स्तरों का हमें खास ध्यान रखना होगा? नए हफ्ते में ख़ास तौर पे किस तरह की हमें बाज़ार में रणनीति लेकर के चलनी चाहिए, तो इसकी हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ होंगे शेयर बाज़ार के विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश से हम अभी बात करेंगे और वो हमारे साथ होंगे। सोमेश, अब क्या लग रहा है कि जो इस हफ्ते हमने देखा, बाज़ार ने गिरना शुरू किया लेकिन 50 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज था उसको बचा करके रखा। एक पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी कि 11,111 अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, उसको भी सम्मान दे करके रखा निफ्टी ने। तो अब यहाँ से आगे नए हफ्ते में चाल क्या लग रही है? नमस्कार राजीव। अब पिछले हफ्ते दो चीजें क्लियर हुई हैं बाजार में। पहली चीज तो ये कि सेल ऑन रैली काम कर रहा है, जो हमने एक अंदाजा भी लगाया था कि मार्केट में वीकनेस आएगी ऊपरी लेवल पे, तो एक तो वो काम कर रहा है। दूसरी चीज 11,100 का सपोर्ट भी काम कर रहा है। तो अभी तक ये दोनों चीजें कायम है। तो जब तक ये हैं, एक हमें रेंज बाउंड मार्केट की जो उम्मीद थी वो रहेगी। लेकिन ओवरऑल यहाँ से स्ट्रेंथ आएगी कि नहीं, इसके लिए अभी डेटा सफिशिएंट नहीं है, और कुछ डेटा में वैसा स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिख रहा कि मैं फिर ये कह पाऊँ कि अपसाइड मेंटेन रहेगा, ये सेक्युलर रैली चलती रहेगी। यहाँ से सिचुएशन थोड़े चेंज हो सकते हैं। तो पहली चीज़ जो दिमाग में ये बना लेते हैं कि 11,100 से 11,650 और 11,800 ये रेंज अलग अलग तो डिफाइन करके चल लेते हैं। लेकिन अभी जो सेबी का जो नया डायरेक्टिव आया है, ये भी मार्केट में एक शायद थोड़ा नया डायरेक्शन देगा। कैसे देगा ये तो मंडे के बाद पता चलेगा। लेकिन जो इनके डायरेक्टिव्स हैं, ये डायरेक्टिव्स कुछ ऐसे हैं कि जितने भी म्यूचुअल फंड के मल्टी कैप फंड्स, उनका जो इक्विटी ओरिएंटेशन है, जो अभी तक 65% था, वो अब 75% होना चाहिए। और 75% होने के बाद लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इक्वल वेट होना चाहिए, 25% ईच। तो अभी काफ़ी समय से बाजार में एक चीज़ जो होती जा रही है वो है रिस्क अवर्जन, जो कि सेफ्टी नेट लेके लोग चल रहे हैं। सेफ्टी नेट लेके चलने का मतलब ये है कि स्क्यूनेस टुवर्ड्स लार्ज कैप हर फंड में ज़्यादा है। तो मल्टी कैप में भी यही सिचुएशन है, स्क्यूनेस थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये है, जो एस्टिमेट जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूँ उसमें एस्टिमेट्स ये आ रहे हैं कि अबाउट 20 बिलियन यूएसडी का एयूएम है मल्टी कैप फंड में, और करीब इसमें से 400 करोड़ जो लार्ज कैप्स हैं उससे टुवर्ड्स स्मॉल कैप एंड मिड कैप मूव करेंगे, और उसमें भी 70% टुवर्ड्स स्मॉल कैप मूव करेंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। तो इस केस में अब अगर लार्ज कैप से फंड आउटसाइड मूव होते हैं तो इंडेक्स पे भी असर पड़ेगा। कितना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पड़ेगा, ये मंडे के बाद के सिचुएशन में हमें पता चलेगा। लेकिन ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये एप्लीकेबल होने वाले हैं आई थिंक अगले जनवरी फरवरी, जब भी एम्फी का नया स्टॉक लिस्ट आएगा उसके बेसिस पे ये एडजस्टमेंट होगी। लेकिन फिलहाल एक राउंड तो जो फोमो वाली रैली होती है वो हो सकता है स्मॉल कैप में आएगा। तो इसका नेट इम्पैक्ट इंडेक्स पे भी हो सकता है अगर आउटफ्लो धीरे धीरे अभी भी शुरू हुआ तो एक ये इम्पैक्ट एसेस करने का रहेगा नेक्स्ट वीक में, मतलब मंडे के बाद। प्लस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, आई थिंक तीनों दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स भी आने वाले हैं हमारे पास। मंडे को शायद इन्फ्लेशन है, ट्यूसडे को शायद ट्रेड डेफिसिट है, और वेंसडे को शायद फेड का रेट डिसीजन है। फेड का रेट डिसीजन तो लार्जली हमको समझ में आता है, लेकिन फिर भी वेट तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा भी काफ़ी ग्लोबल डेटा, आई थिंक चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स हैं, ये सारे डेटा आएंगे। तो अगला वीक काफ़ी चैलेंजिंग लग तो रहा है। तो ये रेंज जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन इसके बियॉन्ड भी जो डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं वो मुझे
कुछ डेटा पॉइंट्स जैसे तकलीफ तो दे रहे हैं। अब डॉलर इंडेक्स मुझे एक बार 92 की तरफ बॉटम आउट होता हुआ लग रहा है, विच मीन्स कि ये शायद 97 98 की तरफ भी एक बार जा सकता है, और अगर जाएगा तो फिर थोड़े फंड आउटफ्लो भी होंगे। इस लेवल पे फंड दिख भी रहा है कि एफआई का सितंबर में अभी माइनर नेट सेल है कैश में, लेकिन माइनर नेट सेल ही है इस लेवल पे। नेट बाई जो बड़ा बाई मंथली लेवल पे दिखना चाहिए अभी तक नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है डॉलर इंडेक्स का वो भी एक कोरिलेशन देखने को मिले। क्रूड अचानक से 40 के नीचे आ गया है क्योंकि इन्वेंटरी लेवल पाइल अप हो गए हैं और उस हिसाब से डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है। ये भी सिचुएशन कुछ इनकरेजिंग नहीं है। वॉलेटिलिटी मुझे वैसे भी कंफर्टेबल नहीं लगती है इस समय, खासकर सीबीओ ये विक्स मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है अभी। तो इन डेटा पॉइंट्स को अगर मैं मर्ज करके देखना चाहूँ तो फिर मुझको ये लगता है कि जितनी कॉन्फिडेंट रैली पहले चली आ रही थी, अगर रैली होगी भी तो उतनी कॉन्फिडेंट रैली तो नहीं हो। तो अब इसका एक्शनेबल्स क्या हो सकते हैं? एक्शनेबल्स ये हो सकते हैं कि पहले जो हमने रेंज डिफाइन किया हुआ है 11,100, 11,650 और 11,800, ये तीनों रेंज में जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। ट्रेड कंटिन्यू रह सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट, लेकिन इन्वेस्टमेंट मुझे इस लेवल पे फिर कॉन्फिडेंस नहीं है। कैश लेवल जैसे मेंटेन था मेंटेन रहना चाहिए, और ऊपर बढ़े तो कैश लेवल बढ़ते जाने चाहिए। 12,000 के पास अगर निफ्टी गया भी, अगर गया तो कैश लेवल और बढ़ने ही चाहिए। अगर विदाउट करेक्शन गया तो, करेक्शन के बाद जाता है तो बात अलग होगी, रीअसेसमेंट होगा। तो ओवरऑल मुझे मार्केट की पोजीशनिंग अभी इस हफ्ते से ये लग रही है। जी, तो यहाँ पे जैसा आपने म्यूचुअल फंडों का जिक्र किया, तो उसमें एक तो बात यह है कि वो फैसला जो है वो जनवरी में लागू होगा, क्योंकि 31 दिसंबर की तारीख के आधार पे ये आंकड़े सामने आएंगे कि किन म्यूचुअल फंडों की क्या स्थिति है, और साथ ही जो लिस्ट बनेगी मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इन सब की वो 31 दिसंबर की तारीख के आधार पे बनेगी, और सारे म्यूचुअल फंडों को एक महीने का समय मिलेगा। ये लिस्ट जो आती है वो लगभग पहले हफ्ते में आ जाती है हर तिमाही के बाद। तो जनवरी के पहले सप्ताह में ये आंकड़े सामने आएंगे और उनको 31 जनवरी तक का समय मिलेगा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। लेकिन जो बात का आप कह रहे हैं कि कहीं फोमो फैक्टर लागू हो जाए, दरअसल बाज़ार में हर कोई जनवरी तक का इंतज़ार नहीं करना चाहेगा, वो पहले से ही अपनी एडजस्टमेंट चालू कर देगा। तो इसलिए काफ़ी कुछ तो होना है। लेकिन वहाँ पर सुमेश 2-3 चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जो मल्टी कैप फंड हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड सोचेंगे कि हम मल्टी फंड कैटेगरी से हट जाएं बाहर, क्योंकि वहाँ स्मॉल कैप में जो गैप है उसको भरने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप खरीदने पड़ेंगे, जो हम शायद अभी खरीद नहीं पाएंगे, वो भी इस ऐसी आपाधापी में जब हर फंड खरीदने के लिए दौड़ रहा हो। तो आप बहुत महंगा खरीदेंगे, बहुत एक अंधाधुंध वैल्यूएशन पे खरीदेंगे, और आप शायद बहुत आश्वस्त नहीं थे स्मॉल कैप कैटेगरी को लेकर के, इसीलिए आपने उसमें एक्सपोजर कम रखा हुआ था। तो उस कैटेगरी में घुसने के लिए आप अंधी दौड़ लगाएं, उससे बेहतर है कि आप उस कैटेगरी से बाहर ही निकल जाएं। तो बहुत सारे लोग तो ये भी कर सकते हैं कि अपने मल्टी कैप कैटेगरी को मर्ज कर दें शायद लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। एक रणनीति ये हो सकती है। लेकिन दूसरी बात ये हो सकती है कि जिन्हें मल्टी कैप कैटेगरी में अपनी प्रेजेंस रखनी होगी, उन्हें फिर स्मॉल कैप और मिड कैप, इन दोनों कैटेगरी में जो शॉर्टफॉल होगा 25% से कम जितना हिस्सा होगा उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो उसका दूसरा असर ये होगा कि वो लार्ज कैप बेचेंगे और मिड कैप स्मॉल कैप खरीदेंगे, मतलब इंडेक्स पर दबाव रहेगा और जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पर ख़रीदारी होती हुई नज़र आएगी। अभी मतलब कितनी तरह से धाराएं बहेंगी, इसको लेकर शायद बड़े बड़े बाजार विश्लेषक जो हैं वो बहुत आश्वस्त नहीं है। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। अभी किस चीज़ की एनालिसिस हो सकती है? अभी सेबी का डायरेक्टिव्स आया है और उसके बाद इतना मौका अभी किसी को नहीं मिला है कि म्यूचुअल फंड्स या जो फंड्स हैं उनके क्या एक्शंस होंगे, उन्होंने डिसाइड किया। अभी इस चीज़ की एनालिसिस हो सकती है कि अगर सेबी के डायरेक्टिव्स को ये माने कि इम्प्लीमेंट किया जाता है तो क्या हो सकता है। तो अभी डेटा इस बेसिस पे चल रहे हैं। हाँ, अब जब अगर मार्केट ओपन होगा मंडे से, उसके बाद फिर फंड्स के फीलर्स आने शुरू होंगे कि उनके क्या विचार बनते हैं। वो मल्टी कैप बंद कर देना चाहते हैं या कुछ लोग रखना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं रखना चाहते, क्योंकि कुछ एक फंड्स के तो स्किनर्स बहुत ज़्यादा है लार्ज कैप में। अगर वहाँ से उनको बेच के निकलना पड़ा तो बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट आएगा। तो उसकी असेसमेंट मुझे नहीं लगता कि सेबी के डायरेक्टिव्स के बेसिस पे अभी आ सकती है। मे बी अगले आने वाले कुछ समय में, महीने में, या तब तक हमें उनके
इंक्लिनेशन का पता चलेगा कि एक्चुअल एक्शन होगा क्या। अभी बेसिस डायरेक्टिव्स क्या पोजीशनिंग हो सकती है उसका इवैल्यूएशन अगर किया जाए तो यही लगता है कि अगर डायरेक्टिव्स को एज इट इज फॉलो करना है तो लार्ज कैप को बेचना पड़ेगा और स्मॉल और मिड कैप को खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर मल्टी कैप फंड फिर कंटिन्यू नहीं करेंगे तो सिचुएशन दूसरा होगा। लेकिन इस सिचुएशन में अभी ये कंप्लीटली कह पाना कि मल्टी कैप कैटेगरी ही कंप्लीटली बंद हो जाएगी, कुछ फीलर्स हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कितना है ये बंद कर पाना, तो मेरा ओपिनियन इस पर थोड़ा सा रिजर्व ही रहेगा। जी बिल्कुल, वो कैटेगरी तो रहेगी, लेकिन बहुत सारे निवेशक ये भी सोच रहे होंगे कि अगर सेबी का यह फैसला लागू होना है इसका मतलब स्मॉल कैप में बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है, तो स्मॉल कैप में पहले से घुस जाओ, पहले से आप भी स्मॉल कैप शेयर खरीदने लग जाओ, या स्मॉल कैप इंडेक्स फंड जो है उसमें आप खरीदारी कर लें जिससे आप उस तेज़ी का फ़ायदा उठा सकें। ये सब करना किसी के लिए ठीक होगा या बहुत रिस्की है? मुझे पूछेंगे तो ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, दो तरीके की फीलिंग्स चलती हैं मार्केट में। एक तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का फीलर जो होता है वो ये होता है वो प्रॉपर स्टॉक वाइज या तो टॉप डाउन भी चलता है या बॉटम अप अप्रोच भी चलता है, उसमें भी प्रॉपर स्टॉक फिल्टर किए जाते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो होती है जिसके बेसिस पे मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट होता है, लिक्विडिटी क्रिएट होती है, वो होती है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग जब होनी होती है तो जैसे इन्फॉर्मेशन आता है वो बेक इन होता है, और उस बेक इन होने में अगर कोई बड़ा इन्फॉर्मेशन जैसे अभी आया है सेबी का ऐसा होता है तो एक इमीडिएट फोमो तो क्रिएट होता ही है और होगा भी, लेकिन वो सेटल डाउन भी होगा जब क्योंकि म्यूचुअल फंड भी जब खरीदारी करेंगे, अगर मानते हैं, ये भी मान के चलें कि म्यूचुअल फंड इस चीज को, इस डायरेक्टिव्स को मानेंगे और उसके बाद खरीदारी करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सारे स्टॉक्स खरीद लेंगे। उनके अपने फिल्टर होंगे, आरओई फिल्टर होंगे, आरओसी फिल्टर होंगे, 15-20% का उस पर फिल्टर हो सकता है, उनके गवर्नेंस के फिल्टर होंगे, डेट इक्विटी का फिल्टर होगा, पॉजिटिव कैश फ्लो है कि नहीं है उसका फिल्टर होगा। तो इतने सारे फिल्टर लगेंगे तो ऐसा भी नहीं कि सारे में स्मॉल कैप को खरीद लेंगे और चलेंगे, उनकी लिस्ट भी आएगी एमपी की तरफ से। लेकिन एक अभी क्या है, इतने 2017 से स्मॉल कैप और मिड कैप ढंग से चले नहीं, ढंग से क्या चले ही नहीं अभी तो उसके कारण से किसी के पास भी जो पोर्टफोलियो में बहुत है भी नहीं, जितना है मोस्टली लार्ज कैप में ही सारे लोग इन्वेस्टेड हैं, और स्मॉल कैप और मिड कैप को, लार्जली स्मॉल कैप को तो इग्नोर करके ही रखा हुआ है। एक झटका, एक फ्लो, एक जर्क आ सकता है, वो आएगा और उसके बाद फिर ये सेटल डाउन भी हो जाएगा, और फिर जो हम कहते हैं कि उसके बाद सेंस प्रिवेल करेगा वो होगा। जी शोमिस, तो फिर वैसी स्थिति में एक और बात ध्यान में आती है कि जैसे आपने कहा कि जब म्यूचुअल फंड खरीदारी करेंगे भी तो उनके अपने पैमाने होंगे, अपने फ़िल्टर होंगे, उस पर चुन करके वो करेंगे। ऐसा नहीं कि एक आम निवेशक, खुदरा निवेशक जो है शेयर बाज़ार में खुद अपनी तरफ से जो शेयर स्मॉल कैप कैटेगरी में चुनने के लिए बैठ जाए तो वो जो शेयर खरीदे वही म्यूचुअल फंड भी खरीदेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड होगा उसमें तो जो म्यूचुअल फंड ने जो खरीदारी कर रखी है वो उन्हीं फिल्टर्स के आधार पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है। तो अगर कोई स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में जाकर के पैसा लगाए और पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी में तेज़ी आती है तो वहाँ तो फ़ायदा होगा ही। हाँ, लेकिन अगर स्मॉल कैप फंड है, और होते भी हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं भी है, वो भी हमने देखा हुआ है, लेकिन ये डायरेक्टिव के बेसिस पे उनको फिर से खरीदने की जरूरत नहीं, उनके पास जो है उसमें उनको फायदा होगा, उन फंड का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अब उसके बाद डिसीजन उनका वहां पे होगा कि जब दिसंबर की तरफ मूव करें तो उस प्रॉफिट को लेके बुक करके अपने आरओआई को अच्छा करें और फिर सेटल डाउन हो तो नीचे खरीदें। हालांकि वो म्यूचुअल फंड के पास काफी रिस्ट्रिक्शन भी रहते हैं क्योंकि कैश लेवल बहुत मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ही रहना है। तो ये भी हम नहीं कह सकते, जैसे हमारे पास लिबर्टी रहती है कि हम कह सकते हैं कि भाई हम 30% कैश में रहना चाहते हैं, हम 40% कैश में रहना चाहते हैं, हम 50% कैश में रहना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड के पास तो वो लिबर्टी है नहीं। लेकिन इसका एक फायदा स्मॉल कैप वालों को होगा कि उनके नैव थोड़े अच्छे हो जाएंगे और उसके बाद फिर से उनको अपने एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे फर्दर बाइंग और सेलिंग के। जी, वापस जो इंडेक्स की मूवमेंट है, निफ्टी की चाल है, उस पर आते हैं कि अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखें, 24 मार्च को जो एक बॉटम बना था और उसके बाद फिर मई के मध्य में जो बॉटम बना वो दरअसल बना 18 मई को। तो इन दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो एक ट्रेंड लाइन बनती है, वो
ट्रेंड लाइन बनती है या नहीं बनती है ये शायद बेहतर तरीके से आप ही बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक ट्रेंड लाइन वहाँ से खींची जा सकती है। और शायद जो 31 अगस्त को एक बड़ी सी लाल कैंडल बनी थी उस दिन वो ट्रेंड लाइन टूट गई थी। तो क्या इसको एक आधार मान करके हम ये चल सकते हैं कि शायद इतनी जल्दी अब बाज़ार की चाल जो है वो वापस पटरी पे नहीं लौटेगी? जो पहली ट्रेंड लाइन चल रही थी एक्चुअली 9,000 के पास से दो ट्रेंड लाइनें शुरू हुई थी। एक जिसने चैनल का रूप लिया था, एक जो लो को मिला के हमने बनाया था, और दूसरा हाई को। तो हाई वाला ट्रेंड लाइन मुझे जहाँ तक याद आता है 10,500 के आसपास वो वायलेट हो गया था। तो उसके बाद ऊपर का कोई ट्रेंड लाइन हमारे पास तो बचा नहीं था। हमारे पास सपोर्ट का ट्रेंड लाइन बचा था, और वो सपोर्ट का ट्रेंड लाइन भी जो 31 अगस्त को फॉल हुआ है, उसके बाद वो सपोर्ट का ट्रेंड लाइन भी वायोलेट हो चुका है। तो जो लॉन्ग टर्म का, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का हमारे पास ट्रेंड लाइन चला आ रहा था वो हमारे हाथ से जा चुका है। तो ट्रेंड लाइन अभी फिर से बन रही है, और अब लास्ट 2 बॉटम्स को लेके बन रही है, जो कि सिमिलर ट्रेंड लाइंस बन रही हैं डाउ जोन्स पे और निफ्टी पे। लेकिन उसको वैलिडेट करने के लिए मुझको टाइम लगेगा, इसलिए अभी उस ट्रेंड लाइन को मैं उतना स्ट्रांग लेके नहीं चलता। जैसे मैंने पहले भी ट्रेंड लाइन को डिफाइन किया हुआ है, ट्रेंड लाइन हमें बनाना नहीं चाहिए, ट्रेंड लाइन अपने आप बनना चाहिए। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का तरीका यही होता है कि डेटा पॉइंट्स को अपने आप गिरने देना चाहिए, उससे वहाँ उसकी स्ट्रेंथ समझ में आती है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से मैं किसी ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना ऑथेंटिक ट्रेंड लाइन नहीं। रादर जो पैटर्न है वो पैटर्न अभी तक वायोलेट नहीं हुआ है, हायर हाइज और हायर लोज का, और वो जब तक वायोलेट नहीं होगा हमारे पास होप बना रहेगा। तो हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि धीरे धीरे सितंबर एंड आएगा तो एफ एंड एक्सपायरी आएगी, एफ एंड एक्सपायरी के बाद फिर अक्टूबर आएगा तो रिजल्ट के एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होंगे, क्योंकि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आने लगेंगे। तो अगर हम इस रेंज में टाइम स्पेंड कर पाते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा है, कूल ऑफ हो जाएगा, थोड़ा हीट निकल जाएगा मार्केट से, थोड़े वीक हैंड्स निकल जाएंगे मार्केट से। या एक करेक्शन अगर आ जाता है, और वो आएगा तभी जब 11,100 टूटेगा, या फिर डाउ जोन्स का फिर 27,500 के नीचे क्लोज आना शुरू हो जाता है, तब उसके पहले तो फिलहाल करेक्शन दिख नहीं रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि डेटा में ये भी है कि जो जितनी कॉन्फिडेंट रैली पहले की थी वो अभी नहीं, वो ये भी क्लियर। जी, तो अभी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपकी बातचीत से लग रहा है कि वो 11,100 के स्तर पर ध्यान रखा जाए। 11,111 पिछला जो एक हायर बॉटम था, वो उसके आधार पे 11,100 मोटे तौर पे उसका ध्यान रखा जाए। शायद 50 दिनों का मूविंग एवरेज भी उसके आसपास ही कहीं बनेगा इस समय। तो इन बिंदुओं का ध्यान रखा जाए तो फिर बाज़ार की चाल बेहतर तरीके से समझ में आएगी। फिलहाल सुमेश, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।